हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो अपना लास्ट टर्म में मॉडल पेपर हुआ है ऑफलाइन में, और जिसका नाम है मॉडल पेपर डी। तो मॉडल पेपर डी में जो मैथ्स आई थी उस मैथ्स के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। 20 क्वेश्चन थे 51 से और 60 तक, जो 51 से 60 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको बहुत डिटेल से अपन लोग यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। तो सभी लोग वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने तैयारी को मजबूती देने का काम करें। चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग आज का मॉडल पेपर डी शुरू। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है 41 नंबर का क्वेश्चन है। 3 कुंटल 30 किलोग्राम गेहूं का मूल ₹429 है, तो 1 कुंटल और गेहूं का मूल क्या होगा। ठीक है, अपन को यहाँ पर 1 कुंटल गेहूं का मूल बताना है, तो आप लोग ध्यान से देखना है। यहाँ पर 1 कुंटल गेहूं का मूल क्या होगा। इसके लिए अपन को क्या करना होगा, जो 3 कुंटल है, यहाँ पे जो 3 कुंटल लिखा हुआ है, 3 कुंटल प्लस 30 kg का मूल कितना है आपका 429 रुपये है। अपन को 1 कुंटल का मूल ज्ञात करना, तो सबसे पहले इस 30 kg को अपन कुंटल में चेंज करके प्लस करेंगे। तो 1 कुंटल प्लस 30 kg को कुंटल बदलने के लिए इसमें 100 का भाग करेंगे। 100 का भाग इसलिए करें क्योंकि आप जानते हैं कि 1 कुंटल में 100 kg होता है। 1 कुंटल में कितना kg होता है, 100 kg होता है, इसलिए मैंने 100 का भाग कर दिया। यहाँ पे आप मैं इसको काट सकता हूँ, ऐसा लिखूँगा। तो यहाँ पे 3 कुंटल प्लस 3/10 आ जाएगा। 3/10 कुंटल मतलब 30 kg बराबर आपका आ गया 3/10 कुंटल, 429 रुपये। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आप इसको प्लस करोगे, 10 × 30 और 3 × 33। यहाँ पे 33/10 कुंटल बराबर हो जाएगा आपका 429 रुपये। और यहाँ पर 1 कुंटल के लिए 1 कुंटल बराबर, यहाँ पे मैं 75 कर लूँगा, 10 भाग में है तो जी गुणा में चला जाएगा, और यहाँ पे 33 ऊपर है, गुणा में है तो जी भाग में आ जाएगा। यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा जी। ठीक है ना। अब इसको काटेंगे अपन, इसको 3 से काट देते हैं। 3 से काटे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 तिरका 9, 143। 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 बचा 3, 11 3 33। तो यहाँ पे आ गया आपका 33 और गुणे, सॉरी यहाँ पे 33 गुणे 10 है ना, सॉरी एक ही आएगा यहाँ पर, सॉरी है ना। तो यहाँ पे आपका एक आया, 11 एकम 11 था, तो यहाँ पे 130 आ गया। 130 रुपये होगा 1 कुंटल का मूल्य। ठीक है ना। इस तरीके से जी आपका 1 कुंटल का मूल्य कितना आ गया, 130 रुपये। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। ओके, तो अपन लोग यहाँ पे 42 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले हमें क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ना चाहिए। देव एक किताब का 3/8 भाग पहले दिन पढ़ा और बची हुई किताब का 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। अभी भी किताब में 30 पन्ने पढ़ने शेष बचे हैं। बताओ उस किताब में कुल कितने पन्ने। सबसे पहले हमें लिखना चाहिए माना कुल पन्ने कितने हैं, x है। माना कुल पन्ने कितने हैं, x है, x है। ठीक है ना। कुल पन्ने कितने हैं, x हैं किताब में, है ना। अब यहाँ पे देखो पहले दिन कितना पढ़ा, पर पहले दिन पढ़ा इसने, पहले दिन पढ़ा इसने कितना, x का कितना पढ़ा पहले दिन, 3/8 पढ़ा। कितना पढ़ा, 3/8 पढ़ा। ठीक है ना। तो कितना बचा, शेष बचा अपना, कितना शेष बचा, जब 8 में से 3 भाग पढ़ लिया पहले दिन, तो यहाँ पे बचा x का यहाँ पर बचा 5/8 भाग शेष बचा। ठीक है ना। अच्छा, दूसरे दिन कितना पढ़ा जी, कहता है और बची हुई किताब का, बची हुई मतलब इसका, बची हुई मतलब शेष का कितना, 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ा। तो यहाँ दूसरे दिन के लिए लिखेंगे, दूसरे दिन इसने कितना पढ़ा, दूसरे दिन इसका x का, बचे हुए भाग का x का 5/8 का जो बचा हुआ है, इसका कितना पढ़ा, 4/5 पढ़ा। ठीक है ना। जो दूसरे दिन पढ़ा। अब अपन लोगों को क्या किया, उसने दिया है कि शेष अभी भी पन्ने कितने बचे हैं पढ़ने को, शेष पन्ने बचे हैं, उस कितने शेष पन्ने बचे हैं, अभी भी 30 पन्ने बचे हैं। अच्छा सुनो, अब यहाँ पे शेष पन्ने बचे हैं। शेष पन्ने जो मान दिया होता है इसको बराबर में लिखना है। जब इस तरह का सवाल हो तो ये बराबर में कैसे आएगा, जब हम टोटल पन्नों से क्या करेंगे, टोटल पन्नों से पहले दिन में पढ़ा हुआ और दूसरे दिन पढ़ा हुआ हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे।
टोटल में से अपन पहले दिन में पढ़ा हुआ जितना हिस्सा पढ़ा और दूसरे दिन जो पढ़ा है उसको माइनस कर देंगे तो अपना क्या जाएगा, शेष बच जाएगा। तो शेष को बराबर में रख लेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर टोटल एक्स से माइनस करना, पहले दिन में पढ़ा इसने एक्स का 3/8 पढ़ा, ठीक है ना, माइनस दूसरे दिन कितना पढ़ा इसने, एक्स का 5/8 का 4/5, एक्स का 5/8 का 4/5 पढ़ा, ठीक है ना। तो कितना बचा अपना, 30 पन्ने अभी भी शेष बचे। इस तरीके से इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। चलो इसको काटते हैं, 5 से 5 जे कट जाएगा, 4 से काट दो 8 को, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक्स ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस एक्स का 3 में किया 3x हो गया बटे 8, माइनस एक्स का किया 1 में तो x हो गया बटे में 2, बराबर में जे 30 आपका है। ओके, चलो सुनो यहाँ पर आप बराबर में 30 बचा, इसका एलसीएम करोगे आप, यहाँ पे एलसीएम करोगे तो आप देखो यहाँ पर 1 8 2 का एलसीएम आपका 8 आ जाएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। 1 का भाग 8 में करोगे 8 बार जाएगा, इसलिए 8 का गुणा x में करोगे तो 8x, जितने बार भाग जाए उतने का गुणा अंश में किया जाता है। और यहाँ पे देखो 8 का भाग फिर 8 में किया, एक बार गया, 1 का गुणा 3x में 3x ही रहेगा, माइनस 2 का भाग 8 में 4 बार गए, इसलिए 4 का गुणा x में करेंगे, यहाँ पे 4x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 30 होगा। ओके, चलो अब इसके बाद यहाँ पे अपन लोग घटाना करते हैं। 8x में से 3x गया 4x बचा, और 8x में से 3x गया 5x बचा, 5x में से 4x गया तो x बचा। देखो 8x में से 3 गया 5 बचा, 5x में से 4x और गया तो यहाँ पे 1x बचा, तो यहाँ पे x/8 बचता है ना। x/8 बराबर 30 हो जाता है यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इसको कर देते हैं पक्षांतर 8 को, x के साथ जो 8 है जो भाग में लिखा, इसलिए x पक्षांतर होने के बाद 30 के गुणा में चला जाएगा जी। यहाँ पे बराबर, यहाँ पे गुणा करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 3 24 240, 240 पन्ने उस किताब में। टोटल कितने पन्ने थे, 240 पन्ने थे। इस तरीके से ये सवाल आपका यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 240। देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। आपको पूरा सवाल लगभग दिख रहा है, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। इतना कर लो स्क्रीनशॉट आप लोग, और इसके बाद आप लोग नीचे वाला भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, जो जे कर सकते हैं स्क्रीनशॉट आप लोग, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग देखो ऑप्शन मैच हो रहा 240 के नहीं, तो यहाँ पे देखो 240 डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये रहा आपका 42 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, तो 43 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 13 सही 1/2 माइनस बड़ा कोष्टक 3 सही 1/2 माइनस मंझला कोष्टक 3 माइनस छोटा कोष्टक 3 माइनस 1/2 छोटा कोष्टक मंझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। अपन को बताना इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना। तो जी बहुत आसान है जी, भिन्नात्मक संख्याओं से सवाल है। 13 सही 1/2 माइनस बड़ा कोष्टक 3 सही 1/2 माइनस मंझला कोष्टक 3 माइनस 1/2 है ना यहाँ पर, और मंझला कोष्टक यहाँ पर बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा सा मैं डायरेक्टली हल करूँगा, पहले छोटे कोष्टक को हल करूँगा। 3 दूनी 6, 6 में से गई 5/2 बचा, 5/2 बचा, और आपका छोटा कोष्टक खत्म हो गया। यहाँ पर मंझला और बड़ा कोष्टक बचा माइनस, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे मंझला कोष्टक माइनस, यहाँ पे बदल सकता हूँ 3 दूनी 6 1 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर जी आपका मंझला कोष्टक होगा 13 दूनी 26 1 27/2 हो गया। ओके, चलो यहाँ पर आगे देखो आप लोग, आगे देखो इसको अपन को क्या करना है। अब मंझला कोष्टक हल करना है। 3 दूनी 6, 6 में से 5 गए 1 बचे, यहाँ पे 1/2 बचता है आपका, और मंझला कोष्टक सॉल्व हो जाता है, बचता है बड़ा कोष्टक। जी माइनस ज्यों का त्यों, देखो 3 दूनी 6 में से 5 गई 1 बची, नीचे 2 ज्यों का त्यों 7/2, जी यहाँ पर हो गया तुम्हारा बड़ा कोष्टक बटे 2। अब जैसे मैं यहाँ पर इस बड़े कोष्टक को सॉल्व करूँगा यहाँ पर, तो जब हर समान होते तो सीधा अंश से अंश घटा दो, 7 में से 1 गई, कितनी बची 6/2 बचा, माइनस यहाँ पे कितना है 27/2 ज्यों का त्यों जी वाला, और जी माइनस ज्यों का त्यों। अब यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देखो सीधा सीधा करें अपन देखो जब मैंने बताया ना हर समान है तो सीधा घटाओ, 27 में से 6 का कितना बचा 21 बचा, तो 21/2 आया। इसको मिश्र में बदलना है तो 2 का भाग 2 धम्मा 20 हो जाएगा, बचा 1 शेषफल। इस तरीके से मिश्र में बदल जाएगा, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो जी आपका 43 नंबर का कुछ इस तरीके से प्रश्न सॉल्व होना था। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट 44 नंबर का। यहाँ पे आप लोग पढ़ो 44 नंबर का सवाल।
3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिन्हें 6, 10 और 14 से भाग दिया जाए तो क्रमशः शेषफल 3, 7 तथा 11 बचे। अपन को 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जिसमें भाग देने पर, जिसमें 6 का भाग देने पर 3 शेषफल बचे, 10 का भाग देने पर 7 शेषफल बचे और 14 का भाग देने पर 11 शेषफल बचे। इस तरीके के सवाल को सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको 6, 10, 14 का एलसीएम करना है। ठीक है ना। यहाँ पर जो लिखा थोड़ा लिख लेते हैं। 6 और 10 और 14 इनका भाग देने पर 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में अगर 6 का भाग देते तो 3 शेषफल बचता है। ये संख्या है आपकी, ये आपकी क्या है, संख्या है, ये आपकी संख्या है, ये आपकी शेष है ना, शेष है। तो 6 का भाग देते 3 शेष बचता है, 10 का भाग देते तो यहाँ पर 7 शेष बचता है और 14 का भाग देते तो 11 शेष बचता है। सबसे पहले हमें संख्याओं का एलसीएम करना है। तो 6, 10 और 14 का एलसीएम करोगे, 6, 10, 14 का एलसीएम करोगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर 2 से 2 3 6, 2 5 10 और 2 7 14। यहाँ पर ये तीनों आभास संख्याएं नीचे, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आप मल्टी कर दो। 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ओके, यहाँ पे देखो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, 30 सत्ते 21 मतलब 210 आ जाएगा एलसीएम। आपका एलसीएम 210 आ गया है। अब देखो एलसीएम तो 210 आ गया, लेकिन ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या नहीं है, ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या नहीं है ना। तो इसके लिए हमें कहाँ पर जाना है, अपन को 999 के करीब जाना है। अगर हमें इसके पास जाना है ना, तो इसके लिए हमें 210 का इसमें भाग करके पता करना पड़ेगा कि इससे कितना कम लिखना है। तो इसके लिए हमें 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 210 से पूर्णतः विभाजित हो। अब हमें क्या करना है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना जो 210 से पूर्णतः विभाजित हो। इसके लिए अपन भाग करेंगे और जो शेषफल बचेगा उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 4 बार भाग जाता है, 21 का 99 में 21 चौको 84 है ना, यहाँ पे 84 होगा। तो 840 माइनस यहाँ पे 9 का 9, यहाँ पे 9 में से 4 गया 5 बचेगा और यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 बचा। यहाँ पर 159 क्या है, 999 में ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको माइनस करके अपन 999 में 159 जब माइनस कर लेंगे तो यहाँ पे अपना 9 0, यहाँ पे 4, यहाँ पर 8 बचेगा। 840 क्या है, 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या है जो क्या है 6, 10, 14 से पूर्णतः विभाजित है ना, और वह 210 से भी पूर्णतः विभाजित है। ठीक है ना, जो 6, 10, 14 से विभाजित होगी वो 210 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 6, 10, 14 से विभाजित होने वाली 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। और ठीक है जी, तो आ गई 840। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि शेषफल कितना बचता है। अब ऐसी संख्या इसको बनाना है कि शेषफल कि 6 का भाग करे तो 3 शेषफल बचे, 10 का भाग करे तो 7 शेषफल बचे, 14 का भाग करे तो 11 शेषफल बचे। इसके लिए यहाँ पे देखो इनमें अंतर कितने का, 6 में से 3 गया 3, यहाँ पे 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 14 में से 11 गया 3। यहाँ पर देखो 3 बचता है। जो यहाँ पे सभी में अंतर होता है संख्या उसके शेषफल का अंतर होता है, जो संख्या उस शेषफल का अंतर होता है वही इससे माइनस किया जाए। तो अपन यहाँ पर 840 से यहाँ पे 840 में 3 माइनस कर देंगे, यहाँ पे अपना 837 बच जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 837 वह संख्या है, 837 वह संख्या है जो 6, 10, 14 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 7 तथा 11 बचता है। 837 वह संख्या है जो 6, 10, 14 से है ना, 6, 10, 14 से भाग करने पर क्रमशः शेषफल 3, 7, 11 आता है और ये 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या भी है। ओके, इस तरीके से ये आपका सवाल नंबर 44 हो जाता है यहाँ पर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन लोग। तो यहाँ पे 45 नंबर का क्वेश्चन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 22,801 वर्ग मीटर है, तो उसका परिमाप क्या है। मैंने आपको बहुत पढ़ा है इस तरह की चीज़ें कि जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हो परिमाप निकालना हो तो उसके सबसे पहले हमें वर्ग के क्षेत्रफल से भुजा निकालना है। भुजा निकालने के बाद अपन को परिमाप का फॉर्मूला लगाना है। तो मैं तो आपको सीधा सिखाया हूँ, अलग से फॉर्मूला ज्ञात नहीं करना, जिसका मान दिया उसी का फॉर्मूला लगाओ। यहाँ क्षेत्रफल का मान दिया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर होता है जे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्र होता है, वर्ग का क्षेत्र या क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ पे मैं मान रखूँगा, भुजा का मान नहीं दिया है, ज्यों का त्यों भुजा स्क्वायर ज्यों का त्यों। ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 22,801 दिया गया है। अब इसका वर्ग का पक्षांतर करूँगा, इसको हटाऊँगा तो यहाँ पे भुजा आ जाएगा, और जब ये वर्ग हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा है ना।
22,801 आ जाता है यहाँ पर। अच्छा ये दोस्तों आपको बता दूँ जी क्या है, अभाज्य संख्या का वर्ग लिखा हुआ है, ये अभाज्य संख्या का वर्ग लिखा हुआ है, 151 का वर्ग है, इसलिए इसका सॉल्व किया मैंने, वर्गमूल निकाला तो 151 आया। यहाँ पर भुजा आपकी कितनी आ चुकी है, 151 है ना। तो यदि वर्ग की भुजा 151 है तो वर्ग का परिमाप बताना है। तो वर्ग का परिमाप बताने के लिए सिंपल है, तो आपको पता है वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणे भुजा। क्या होता है, 4 गुणे भुजा होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आप लोग, 4 गुणे भुजा होता है, तो यहाँ पे 4 गुणे 151 लिखोगे, गुणा करोगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4 है ना, और 4 पंचे 20 का शून्य हासिल किया 2, 4 एकम 4 और 2 6, यहाँ से 604 मीटर आ जाता है। 604 मीटर यहाँ पे वर्ग की परिमाप आ जाती है, वर्ग का परिमाप यहाँ पे कितना आ जाता है, 604 मीटर आ जाता है। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन देखो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। ओके चलो आगे पढ़ें। अब देखते हैं अपन लोग 46 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ में, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सवाल का, ठीक है ना, इस सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ें। तो ये रहा आपका 46 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कहा है एक संख्या 1,09,756 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान के अंतर को 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, शेषफल पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, 1,09,756 जो संख्या लिखी है इसके 7 के स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर निकालना। पहले 7 का स्थानीय मान हो जाएगा आपका कितना, स्थानीय मान हो जाएगा आपका 700, कितना हो जाएगा 700, और इसी 7 का जातीय मान हो जाएगा, देखो जातीय मान वही होता है, जो नंबर है वही उसका आंसर है, तो 7 का जातीय मान हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या कहा है, मान के अंतर को अंतर करना है, स्थानीय मान जातीय मान के अंतर को, अंतर आ गया अपना, अंतर कर लें अपन लोग पहले, तो 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे 9 बचा, यहाँ पे 6 बचा, तो 693 क्या आ गया आपका, अंतर आ गया। अब इस 693 को अपन को क्या करना है, 7 से भाग देने पर शेषफल बताना है। तो यहाँ पे 693 को अपन लोग 7 से भाग करेंगे और देखें कितना शेषफल बचता है, तो 7 नाम 63, यहाँ पर अपना कितना बचा, 9 में से 3 गई 6, यहाँ पर उतारिए 3, तो 7 नाम 63। तो यहाँ पर आपने देखा दोस्तों कि यहाँ पर शेषफल क्या आता है, 0 आता है, यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ जाता है। मैंने 1,09,756 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान के अंतर में जब मैं 7 का भाग करता हूँ तो शेषफल 0 आता है। इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलते अपन लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका 47 नंबर का क्वेश्चन है। 47 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस छोटा कोष्टक -1 कोष्टक बंद को 1 प्लस कोष्टक बंद 1 माइनस कोष्टक बंद कोष्टक चालू फिर कोष्टक बंद से जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा। कहने का मतलब इसको 1 को जोड़ना है, तो 1 माइनस कोष्टक के अंदर -1, अब का की जगह प्लस लिखेंगे, जोड़ना है तो प्लस 1 प्लस यहाँ पे -1। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि चिन्हों का गुणा कैसे क्या होता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, माइनस गुणे माइनस हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है ना। माइनस गुणे माइनस क्या होता है, हमेशा प्लस होता है, और प्लस गुणे माइनस बराबर होता है माइनस, ठीक है ना। इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर एक ज्यों का त्यों अभी लिखूंगा मैं, पहले चिन्हों का गुणा करूँगा तो ब्रैकेट खुल जाएगा, -1 से गुणा होगा तो प्लस हो गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ब्रैकेट खुल जाएगा, प्लस का चिन्ह ज्यों का त्यों, यहाँ पे 1 ज्यों का त्यों, यहाँ पे देखो प्लस का माइनस से गुणा होगा, मैंने बताया प्लस माइनस माइनस होता, तो यहाँ पे 1 माइनस हो जाएगा। इसके बाद अपन इनको तीनों को जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1 या 3 में से 1 जाए, कितना बचेगा आपका, 2 बचेगा। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है। तो इसको इस तरीके से क्या है, चिन्हों का गुणा था, बस यही लॉजिक था इसमें कि मतलब एग्जाम वाला आपसे जानना चाहता है कि आपको चिन्हों के बारे में जानकारी है कि माइनस माइनस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से उस चीज़ को प्रूव कर दिया उसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से 47 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बढ़ते अपन 48 की तरफ। ओके
तो यहाँ पे आप लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखो, राम का वेतन रहीम के वेतन से 15% अधिक है। यदि राम का वेतन 1265 रुपये है तो रहीम का वेतन ज्ञात कीजिए। राम का वेतन रहीम के वेतन से 100% अधिक है। माना रहीम का वेतन, यहाँ पर माना अपन ने, क्या माना अपन ने माना रहीम का वेतन कितना है, 100% मान लेते अपन लोग, है ना। रहीम का वेतन कितना है, 100% है। तो राम का वेतन कितना जाता है रहीम से, तो राम का वेतन हो जाएगा, राम का वेतन 15% ज़्यादा है तो राम का वेतन मान लेंगे अपन यहाँ पे 115% हो गया। जब रहीम का वेतन 100% है तो राम का वेतन 115 हो जाए, क्योंकि कितना अधिक है, 15% अधिक है। राम का वेतन रहीम के वेतन से 15% अधिक है, ठीक है। आगे कहता है राम का वेतन कितना है, 1265 है। तो राम का वेतन भी दिया गया है, रुपये में दिया गया, परसेंट में हमने पता कर लिया, 1265 है, ठीक है ना। अब उसने पूछा है कि रहीम का वेतन क्या है, मतलब आपको यहाँ पर राम का वेतन परसेंट में 115 है और रुपये में 1265 है। इसका मतलब रहीम का वेतन आपको बताना है, अर्थात आपको 100% का मान बताना है। यहाँ पे 115% बराबर 1265 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे लेफ्ट साइड दोनों बराबर हैं, जे भी राम का वेतन का मान है और जे भी राम के वेतन का मान है, इसका मतलब दोनों बराबर है। इसका मतलब 115% बराबर आप लिख सकते हैं 1265। ओके, जब 115% बराबर 1265 है तो रहीम का वेतन 100% है, तो 100 का अपन को ज्ञात करना है। तो जिसका दिया गया उसका भाग कर लो, तो यहाँ पे 115 बटे में आ जाएगा, और जिसका ज्ञात करना उसको 100% को गुणा में ले लो। यहाँ भी परसेंट, यहाँ भी परसेंट, तो परसेंट से परसेंट तो आपका चला गया, ठीक है ना। यहाँ पे काटना है, 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 सोलम 5 दूनी 10, 5 3 15, 23 से कटता है जी, है ना। 23 पंचे 115 है ना, 23 पंचे 115 होता है, हाँ 23 पंचे 115 होता है। यहाँ पर फिर कितना बचा, यहाँ पर आपका वही 11 बचता है, तो यहाँ पे 23 पंचे 115 फिर से जाएगा। भाग कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पर हिंसा नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग भाग कर सकते हैं, देखो मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ। 1265 में 23 का भाग, तो यहाँ पे 5 बार भाग जाता है, तो 5 3 15, इसमें करूँगा 126 में 5 3 15, हासिल की 1, 5 दूनी 10 और 1 11, इस तरीके से यहाँ पे तो 6 में से 5 गई 1, यहाँ पर 1 2 में से 1 गई 1, 0 यहाँ पर उतर आई ये वाली 5, तो यहाँ पे 23 पंचे 115। ओके, यहाँ पे कितना भाग करने पर 55 आया, तो मैंने 23 का भाग 1265 किया, 55 आया। इस तरीके से यहाँ पर मैं क्या करूँगा यार, 55 गुणे 20 करूँगा, है ना। 55 गुणे 20 करूँगा, यहाँ पर मैंने 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 11, 1 तो 1100 रुपये है। किसका, 100% का मान है जी, किसका मान है 100%, क्योंकि मैं यहाँ पे 100 गुणा में लिख लिया था। देखो जितने का मान दिया है, 115 का दिया तो मैंने भाग में कर लिया, 100 का ज्ञात करना था, रहीम का 100 है तो 100 का ज्ञात करना, 100 को गुणा में ले लिया। इस तरीके से यहाँ पे जी 48 नंबर के क्वेश्चन का सॉल्व हो जाता है, 48 का सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रहीम का वेतन कितना है, 1100 रुपये। चलो ऑप्शन देखते हैं आया आंसर कि नहीं। हाँ, बी ऑप्शन यहाँ पे एकदम अपना राइट हो जाता है, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप इस हल का। तो ये रहा अपना 49 नंबर का क्वेश्चन। सवाल को बढ़िया से पढ़ना चाहिए पहले अपन को। एक दुकानदार पंखे की अंकित मूल्य पर ₹75 छूट देता है, देने के बाद ₹27 लाभ कमाता। पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। कहने का मतलब है दुकानदार ने पंखा को कितने में खरीदा रहा होगा। यदि पंखे को कितने में क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य 300 रुपये, तो अंकित मूल्य क्या होगा, सॉरी, है ना। यहाँ पे एक दुकानदार पंखे के अंकित मूल्य पर ₹75 की छूट देता है, उसके बाद भी 27 का लाभ हो जाता है, तो पंखे का क्रय मूल्य यदि पंखे का क्रय मूल्य 300 रुपया, तो अंकित मूल्य क्या है। अच्छा, अंकित मूल्य में एक बात आपको बताऊं मैं, अंकित मूल्य में लाभ और छूट सब कुछ प्लस होता है, इसलिए मैं यहाँ पे कहूँगा अंकित मूल्य बराबर हो जाएगा अपना, अंकित मूल्य बराबर मैं कह सकता हूँ, अंकित मूल्य बराबर क्रय मूल्य, जो जितने में दुकानदार ने खरीदा है, क्रय मूल्य प्लस छूट प्लस लाभ, सब कुछ जुड़ा होता है, सब कुछ जुड़ा होता है। अंकित मूल्य में सब कुछ जुड़ा होता है, क्रय मूल्य में छूट और लाभ क्या होता है, प्लस होता है। इसलिए मुझे अंकित मूल्य बताना है, अंकित मूल्य का मान मुझे ज्ञात करना है। क्रय मूल्य का मान 300 रुपये दिया गया है, छूट मुझे कितनी दी गई, 75 दी गई है, और लाभ कितना दिया गया मुझे, 27 दिया गया है। इसको सबको मैं प्लस कर लूँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 5 12 की 2 हासिल क्या, कितनी आपकी 1, 2 और 7 9,
और एक हासिल की 10, हासिल की कितनी 1 3 और एक हासिल की 4, 402 रुपये क्या हो जाएगा, 402 रुपये पंखे का अंकित मूल्य हो जाएगा। तो पंखे का अंकित मूल्य कितना आ जाता है यहाँ पर, पंखे का अंकित मूल्य आपका आ जाएगा कितना 402 रुपये, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है आपका, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना, जी अंकित मूल्य का फॉर्मूला याद रखना, अंकित मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस छूट प्लस लाभ, ठीक है ना। और हमेशा आप कभी कभी ऐसा पूछता है, एक दुकानदार 500 रुपये वाली अंकित मूल्य की वस्तु को 10% की, देखो परसेंट तो पूछना नहीं है, अगर पूछ ले 10% एक छूट देने के बाद कितने बेचेगा, तो आप 500 का 10% निकालो और उससे माइनस कर दो, ठीक है ना। 50 आ जाएगा, जैसे उसका 50 आएगा उससे माइनस कर दो। हो सकता है उससे उसमें लाभ भी बता दे, तो अगर लाभ देता है तो इस तरीके से फॉर्मूला अपन को यूज करना है। अगर छूट और लाभ की बात करता है तो इस तरीके का फॉर्मूला आपको लगा के सॉल्व करना है। इस फॉर्मूले से आप क्रय मूल्य भी बता सकते हैं, छूट भी बता सकते हैं, लाभ भी बता सकते हैं। कहने का मतलब इस फॉर्मूले में 4 चीज़ें, 1 2 3 4 चीज़ें हैं, 4 में से किसी 3 का मान दे देगा, 1 का मान पूछ लेगा, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंकित मूल्य में सब कुछ जुड़ा था, इसलिए जुड़ा होता है, इसलिए मैंने क्या किया, क्रय मूल्य के साथ मैंने छूट और लाभ को जोड़ दिया, तो आपका अंकित मूल्य टोटल बन गया 402 रुपये, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य 402 आ गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग। ये रहा आपका 50 नंबर का प्रश्न। रमेश किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है, यदि वह 8 दिनों तक काम करे तो काम कितना बचेगा, अपन को बताना कितना काम बचेगा, ठीक है। तो रमेश कितने दिन में, रमेश किसी काम को 24 दिन में कर सकता, तो रमेश की क्षमता क्या होगी, रमेश की क्षमता, कार्य करने की क्षमता इसकी क्या होगी, मैंने बताया था आपको क्या, तो क्षमता बराबर होता है कार्य बटे समय होता है, ठीक है ना, कार्य बटे समय होता है। तो यहाँ पर कार कितना है, एक कार है, रमेश किसी कार को मतलब एक कार को कितने दिन करता है, 24 दिन में, समय 24, तो 1/24 क्या है, ये क्षमता है। अच्छा देखना, क्षमता कितनी 1/24, कहने का मतलब एक दिन में 24 का एक भाग कंप्लीट करता है, तो 8 दिन में, तो 8 दिन में कितना भाग कंप्लीट करेगा, 8 दिन की क्षमता निकाल लेंगे अपन। ये एक दिन की क्षमता, ये क्या है, एक दिन की क्षमता, एक दिन की क्षमता, तो 8 दिन की क्षमता के लिए अपन इसमें 8 का गुणा कर लेंगे, यहाँ पर 8 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पे 8 की 24 आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे 8 दिन में काम हो, 8 दिन में 1/3 भाग कंप्लीट कर देगा, 8 दिन में 1/3 भाग कंप्लीट कर देगा। तो पूछा है तो काम कितना बचेगा, तो जब 3 में से 1 भाग कंप्लीट कर दिया तो 2 भाग बचा, तो शेष काम बचा कितना अपना, अपन 1 में से इसको घटा सकते, 1/3 में से अपन 1 में से 1/3 घटाओ, 3 कम 3, 3 में से 1 गई, 2/3 बचा, है ना। तो यहाँ पे 2/3 भाग काम बचा हुआ है, कितना काम कर दिया उसने, 1/3 कर दिया, 3 में से 1 कर दिया, 2 भाग बचा, सीधा सीधा, ठीक है ना। 3 में से 1 भाग हो गया, 2 भाग बचा है, तो उसने पूछा था कितना काम बचा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 8 दिन में 1/3 काम कंप्लीट कर देता है, तो स्क्रीनशॉट कर सकते हैं आप इसका, ठीक है। जे रहा 50 नंबर का सवाल। अब चलते अपन 51 की तरफ, ओके चलो। यहाँ पे अपन लोग 51 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा है भिन्नों का सही आरोही क्रम क्या है। देखो सही आरोही क्रम लिखना है भिन्नों को। मैंने आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया, और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं कृपया ध्यान से देखना। मैं बहुत आपको अच्छी टेक्निक बताता हूँ, आपके में ज़्यादा इतना कठिन नहीं पूछा जाता है कि उनका पहले एक तो इसमें सीधा साधा तरीका जो होता है कि सभी हारों का एलसीएम लो, फिर उसको भिन्न के जोड़ के तरीके से उसको फिर प्रत्येक हर का लघुत्तम में भाग दो, फिर अंश में गुणा करके देखो। जब मतलब कहने का यहाँ पे जब हर को एक जैसा बना लेते तो एकदम कन्फर्म हो जाता है। इसमें एक साधारण सी विधि है, एक सिंपल सी विधि जो सबको ही अपनाता है, कि हर को एक जैसा बना लेता है एलसीएम के माध्यम से। लेकिन मैं ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं करने वाला। यहाँ पर मैं पहला ऑप्शन ले लेता हूँ, उसी से मैं छोटे बड़े की पहचान कर लूँगा। 6/20 लिखा है, फिर 4/8 लिखा है, फिर यहाँ पर लिखा है 9/16 लिखा है, फिर यहाँ पर 3/4 लिखा हुआ है। मुझे इसमें से पहचानना सबसे छोटा सबसे बड़ा कौन है, ठीक है ना। फिर मैं आरोही क्रम में बाद में लिखूंगा। पहले मुझे पहचान होना चाहिए कि दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। इसके लिए देखो 20 का भाग 6 में नहीं जाता, मैंने शून्य रख लिया। अगर मैंने पहले में शून्य रखा तो अब मैं सभी में शून्य रख दूंगा, ठीक है ना। इसलिए अब सब में भाग 20 का 60 में 3 बार भाग गया। यहाँ 8 का भाग 40 में कितने बार गए, 5 बार गया। 16 पंचे 80, फिर बचा 1, है ना, बचा 1 उतारिया ये अपन ने, है ना, बचा 10 सॉरी उतारिया अपन ने इतने शून्य रखा। 16 छक्का 96, 96 बचा कितना यहाँ पे आपका
4 बचा, है ना, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 40, फिर 16 दूनी 32, इस तरीके से यहाँ पे जी इतना आ जाता है। 16 पंचे 80 बचा, इतना कितना अपना 10 बचा, है ना। फिर अपने क्या किया, 16 छक्का 96, 6 आया, फिर यहाँ पे 4 बचा अपना, तो अपन ने शून्य रख लिया, तो यहाँ पे 16 दूनी 32, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे अब इसका भाग 7 चौको 4 सत्ते 28, यहाँ पे 4 सत्ते 28 आ जाता है, ठीक है ना। अब ज़्यादा अपन को भाग नहीं करना। अगर देखो पता मैंने दशमलव क्यों भाग के दशमलव के 2 अंकों तक, क्योंकि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 5 था। वैसे मुझे 2 बाकी करने की जरूरत नहीं थी, मैं सीधा सीधा यहाँ 16, है ना, 16 छक्का 96 कर देता, हो गई कहानी। यहाँ 2 जरूरत नहीं थी मुझे और लाने की। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि सबसे छोटा नंबर क्या है, जे वाला नंबर सबसे छोटा, 6/20। 6/20 सबसे छोटा है, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना सबसे छोटा। उसके बाद इससे बड़ा कौन है, इससे उससे बड़ा, उसके बाद जे बड़ा है, 4/8 लिखूंगा यहाँ पर मैं। इसके बाद इससे बड़ा कौन है, इससे बाद जे बड़ा 5.6, फिर जे 7 सबसे बड़ा आता है ना। तो यहाँ पर 9/16 हो जाएगा। इसके हिसाब से लिख लो ना। देखो 3 मतलब 6/20, 5 मतलब 4/8, 5 और यहाँ 5.62 मतलब 9/16 और 7 मतलब 3/4। तो यहाँ पे जो बढ़ते क्रम में पहले से ऑप्शन में लिखा पहले से, है ना, तो यहाँ पे 9/16 और 3/4 लिख लूँगा। अब बात आती है यहाँ पर कि अपन को चिन्ह लगाना। तो मैं आपको बता दूं कि चिन्ह जो इस तरह का चिन्ह होता है, जो छोटा नंबर होता है वो इस नोक की तरफ लिखा जाता है, इस नोक की तरफ छोटा नंबर लिखा जाता है। जैसे मैंने कहा 2 और 3 ऐसे लिखेगा यहाँ पर, है ना। या मैंने कहा 4 और 5 लिखना है, तो छोटे नंबर की तरफ जो नोक करूँगा कुछ इस तरीके। तो यहाँ पे ऐसे लगेगा। जो छोटा है ना, 4/8 से छोटा 6/20 है, 9/16 से छोटा 4/8 है, 3/4 से छोटा 9/16 है। इस तरीके से आपका जे बढ़ते क्रम में भिन्न मैंने लिख दी। आप इस तरीकों को देखो, सब में सुन रख लो, भाग करके यहाँ से चेक कर लो। यहाँ से बहुत स्पष्ट हो जाता है, बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाता है कि कौन बड़ा और कौन छोटा। यहाँ पे जिसका भागफल कम आता है वो छोटा, जो जिसका भागफल ज़्यादा आता है वो बड़ा है, ठीक है। तो ऑलरेडी ए ऑप्शन में आरोही क्रम में लिखा हुआ, ऑलरेडी आरोही क्रम में ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इस तरीके से इस प्रश्न का सॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। अपन लोग देखते हैं 52 क्वेश्चन को। यहाँ पे 52 नंबर का क्वेश्चन आप सबसे पहले पढ़ो बढ़िया से। एक वर्गाकार चबूतरे का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है। चबूतरे के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 16 मीटर चलना पड़ता है। कहने का मतलब ये क्या है, चबूतरे का क्षेत्रफल दिया है, वर्गाकार चबूतरे का जो क्षेत्रफल दिया है और वर्गाकार चबूतरे का जो परिमाप दिया है। एक चक्कर लगाना, देखो एक चक्कर में चली गई दूरी, किसी भी आकृति की एक चक्कर में चली गई दूरी उसका परिमाप होती है। तो कहने का मतलब इसने जब क्षेत्रफल कितना है, जो वर्गाकार चबूतरा है, क्षेत्रफल आपको दिया गया है कितना, क्षेत्र दिया गया है आपको कितना, यहाँ पे दिया 16 वर्ग मीटर, है ना। और परिमाप जी एक चक्कर में चली गई दूरी परिमाप है, तो परिमाप कितनी दी गई है, यहाँ पर 16 मीटर दी गई है। कहने का मतलब इससे अगर हम क्षेत्रफल से भुजा निकाला, मैंने अभी बताया था आपको, अभी पहले को इसके पहले क्वेश्चन आया था जिसका 151 भुजा आई थी। तो क्षेत्रफल से जब हम भुजा निकालते, क्षेत्रफल से जब हम भुजा निकालते तो इसका क्या करते, क्षेत्रफल का वर्गमूल करते। तो 16 का वर्गमूल करेंगे तो 4 आएगा, 4 मीटर भुजा आ जाएगी। और 4 का अपन लोग क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे, 4 गुणे 4 गुणे भुजा होता है, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो ये परिमाप ही दिया गया है। इसने हिंट किया है कि आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, इसने हिंट किया कि आपको आगे इस तरीके से सॉल्व करना है। आगे पढ़ता हूँ, ठीक है। ऐसे ही एक और चबूतरे का क्षेत्रफल 36 वर्ग मीटर है। अब अगला जो चबूतरा है उसका क्षेत्रफल कितना है, उसका भी क्षेत्रफल क्या है, 36 वर्ग मीटर है। 36 वर्ग मीटर है, तो उसमें कितना मीटर चलना पड़ेगा। अब उसका एक चक्कर लगाना तो कितना चलना पड़ेगा। तो वही कहानी है, इस क्षेत्रफल का वर्गमूल करके वर्ग की भुजा निकालेंगे, वर्गाकार चबूतरे की भुजा निकालेंगे। तो इसका 36 का वर्गमूल किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका 6 आ जाएगा। जब आपको भुजा मिल गई है, भुजा आपकी 6 आ गई है, भुजा आपकी 6 आ गई है, ठीक है, 6 मीटर आ गई है। तो एक चक्कर की दूरी निकालना है, कितना चलना पड़ेगा, है ना, उसमें कितना मीटर चलना पड़ेगा मतलब परिमाप निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, 4 गुणे भुजा होता है, 4 गुणे भुजा होता है वर्ग का परिमाप। तो यहाँ पर कर देंगे 4 गुणे 6 बराबर 24 आंसर। सिंपल सा रहा यार, देखो सिंपल सा रहा है। उसने सीधा सीधा आपको हिंट किया था ऊपर के, इस तरीके से सॉल्व करना है। चबूतरे का क्षेत्रफल 16 वर्ग मीटर है, तो एक चक्कर में 16 मीटर चलता है। चबूतरे का क्षेत्रफल 36 है, तो सीधा सीधा इसका आपको क्षेत्रफल से भुजा निकाल के परिमाप निकालना था। तो मैंने क्षेत्रफल से क्या किया है, वर्गमूल करके मैंने भुजा निकाली। भुजा निकालने के बाद मैंने परिमाप का फॉर्मूला लगा दिया, 4 गुणे भुजा। तो यहाँ पर एक चक्कर में चली गई दूरी आ जाती है 24। आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है।
ठीक है ना, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर सकते हैं उसको। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 नंबर का पढ़ लोगा। ओके, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करना है। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें अपने दोस्तों के साथ। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, ज्ञानोदय प्रवेश परीक्षा, सैनिक स्कूल, श्रमोदय या अन्य किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, आपके यहाँ छोटे बच्चे जो 4th 3rd में हैं और आगे चल के जवाहर नवोदय विद्यालय किसी भी विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो यह चैनल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है और है ही है। आप मेरे चैनल को विजिट करके भी इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं 53 नंबर का क्वेश्चन। अपन लोग यहाँ पर 53 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। अब 53 नंबर का क्वेश्चन जो आपका, इसमें क्या कहा गया है, पहले क्वेश्चन पढ़ेगा अपन लोग। 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर ठीक बीचों बीच 4 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। ठीक है ना, इन सड़कों पर 20.25 प्रति वर्ग मीटर टाइल्स लगाने का कुल व्यय क्या होगा। यहाँ पे कहा एक पार्क है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। इसमें कहानी ये है कि यहाँ पे एक जो पार्क बना हुआ है, एक जो यहाँ पे पार्क बना हुआ है, इस पार्क की लंबाई उसने दे रखी है 25 मीटर है। ठीक है ना, चौड़ाई कितनी दे रखी है, 15 मीटर दे रखी है। ठीक है ना, इस पार्क के अपन को क्या करना है, इस चीज आयताकार जो पार्क बना हुआ, पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर ठीक बीचों बीच 4 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती हैं। मतलब लंबाई के समांतर भी ऐसे सड़क बनानी है आपको, जे लंबाई के समांतर सड़क बनानी, फिर ये चौड़ाई है तो ये चौड़ाई के समांतर सड़क बनानी है। ये 2 सड़कें बन गई हैं। अब इन दोनों सड़कों 4 मीटर चौड़ी हैं। दोनों सड़कें कैसी हैं, 4 मीटर चौड़ी हैं। तो आपको देखना है यहाँ पर कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो है ना, इन सड़कों पर रुपये 20.25 वर्ग मीटर टाइल्स लगाने का कुल व्यय क्या होगा। मतलब जो एक वर्ग मीटर टाइल लगाने का खर्चा 20.25 रुपये है, तो इस सड़क में टाइल्स लगाना है तो टाइल्स लगाने का कुल व्यय क्या होगा। तो इसके लिए देखो यहाँ पे वर्ग मीटर लिखा हुआ है, तो वर्ग मीटर इसका मतलब हमें सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि हमें सड़क का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे सड़क का क्षेत्रफल निकाल लेंगे उसमें हम 20.25 का गुणा करके आंसर बता देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं इस वाली सड़क नंबर 1 और ये सड़क नंबर 2, सड़क नंबर 1 जो लंबाई के समांतर है, जो लंबाई के समांतर इसका क्षेत्रफल निकालूंगा। ये सड़क आयताकार ही होगी, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे जो 25 है तो इसके समांतर जो यहाँ पे बराबर 25 ही होगा। चौड़ाई 4 है तो इसकी लंबाई कितनी है, इस वाली सड़क की लंबाई 25 है, चौड़ाई कितनी 4 है, तो क्षेत्रफल सीधा लिख सकता हूँ मैं 4 गुणे 25 बराबर 100 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर हो जाएगा इस वाली सड़क का क्षेत्रफल। अब आते हैं अपन लोग इसमें, ये चौड़ाई वाली सड़क क्या है, तो यहाँ पे कितना देखो इसका तो निकल चुका है, इसका तो क्षेत्रफल अपन लोग काउंट कर चुके हैं। तो इसको छोड़ के मतलब 4 छोड़ के, तो 15 में से आप 4 घटा दोगे तो टोटल यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई बचेगी 11। 15 में से 4 गई 11, 15 में से मैंने इसको क्या कर दिया, हटा दिया, तो जे बचा। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक बचा कितना, 11। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इसका निकल चुका इसलिए इसको नहीं लेना, इतनी लंबाई हमारी निकल चुकी इसलिए इसको नहीं लेना है। ओके, सुनो अब, तो यहाँ पे कर दूंगा मैं 4 गुणे 11 करूँगा, सो 11 चुप हो जाएगा, यहाँ पे 44 वर्ग मीटर। अब दोनों सड़कों का क्षेत्रफल मैं प्लस कर लूँगा, 144 वर्ग मीटर इन दोनों सड़कों का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है ना, अब जैसे इन सड़कों का क्षेत्रफल आ गया है, अब मुझे क्या करना है, दर का गुणा करना है। देखो 1 वर्ग मीटर का कितना खर्चा आता है, 20.25 रुपये आता है, 20.25 रुपये आता है। ठीक है ना, 20.25 रुपये खर्च आता है। तो मुझे बताना है कि 144 वर्ग मीटर में कितना खर्च आएगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधा 20.25 में मैं 144 का क्या कर दूंगा, मैं गुणा कर दूंगा। ठीक है, 144 का गुणा कर दूंगा। ओके, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं अपन लोग आराम से, है ना। पहले अपन लोग यहाँ पे अलग से गुणा करूँ मैं, ठीक है, आप लोग देखना, या 4 का करूँ पहले, ठीक है ना। तो 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10 का 0 हासिल की 1, 4 एकम 4 और है ना, 4 शून्य 0 और 1 की 1, 4 दूनी 8, इतना आ जाएगा, है ना। 4 पंचे 20 का 0 हासिल की 2, 4 दूनी 8, 2 10 हासिल की 1, 4 शून्य 0 और 1 की 1, 4 दूनी 8।
यहाँ पे मैंने शून्य रख लिया। अब इस वाले 4 का करूँगा तो वही शून्य, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 शून्यम शून्य, 1 की 1, 4 दूनी 8। अब इसके बाद यहाँ पे शून्य रख लिया मैंने एक और, ठीक है ना। फिर 1 का किया तो 5 का 5 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 का 2 हो जाएगा, 0 का 0 और 2 का 2। अब इसको मैं प्लस कर लूँगा, 0 0 6 है ना। यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कितना, 8 8 1 9 और 2 11 की 1 हासिल की 1, 8 1 9 और 2 का 2। यहाँ पर दशमलव 2 अंक के बाद लगा था तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा 2 अंक के बाद। सॉरी गुणा नहीं दिख रहा था आपको, देखो गुणा दिख गया है ना, दिख रहा गुणा। मैंने इस तरीके से इसका गुणा कर लिया मैंने, तो आपका कितना आ गया 2916 2916। अपन लोग ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन है। इस तरीके से करना था अपन को, कुछ नहीं करना, दोनों सड़कों का क्षेत्रफल निकालने के बाद अपन को क्या करना है, दर का गुणा कर देना है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका। देखिए आप लोग है ना, बी आंसर आप लोगों का राइट आंसर है 216 रुपये। इस तरीके से इसको करना रहा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लोग। इसको देखो आप लोग 54 नंबर का सवाल है, जो 54 नंबर का सवाल देखो, 4 सही 1/4 प्लस 2/5 का निकटतम पूर्णांक क्या है। मतलब अपन को दशमलव में नहीं बताना, आंसर को पूर्णांक में बताना। पूर्णांक संख्या कभी पॉइंट में नहीं होती हैं, तो इसको कुछ नहीं करना। देखो प्लस है तो प्लस ही करना है। 4 सही 1/4 प्लस 2/5, इसको हल करते अपन लोग। पहले अपन लोग क्या कर लेते हैं, अपन लोग इसका मिश्रभिन्न को समभिन्न में, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17/4 हो जाएगा, प्लस 2/5 होगा यहाँ पर। 4 और 5 का एलसीएम करोगे तो आपका 20 आ जाएगा। 4 पंचे 20, 5 बार गया भाग है ना, 4 का 20 में लघुत्तम में भाग 5 बार गया, इसलिए 17 पना 85 हो जाएगा। प्लस 5 चौको 20 2 बार गया, 5 चौको 20 4 बार, इसलिए 2 में गुणा 4 दूनी 8। आपका यहाँ पे हो जाएगा 8 5 13, 8 और 1 हासिल की 9, तो 93/20 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना आ गया 93/20 आ गया। अब 93/20 आ गया है अपना। अब इसको अपन को भाग कर लेना है ना, और दशमलव में देख लेते हैं कितना आता है, उसके बाद अपन लोग उसको पूर्णांक में बदल देंगे। पहले दशमलव में कर लें इसको, फिर उसको पूर्णांक में अपन लोग परिवर्तित कर देंगे लगभग में, है ना, निकटतम में। तो यहाँ पे देखो आप लोग 93 भागे करेंगे अपन लोग 20, तो 20 चौको 80 होता है। बचा यहाँ पे कितना आपका 13 बचा, अपने से सुन लिया, दशमलव लगाया, 20 छक्का 120 होता है। यहाँ पे आपका फिर से 10 बचता है। अब अपने से यहाँ शून्य रख लो, 20 पंचे 100, तो आपका कितना आता है 4.65 आता है। अब देखो जी 4.65 है, अपन को दशमलव हटाने से पहले इसको ये क्लियर करना कि 4 को बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। तो आप जानते हैं दशमलव के बाद यदि यहाँ पर देखो, दशमलव के बाद यदि यहाँ पर जे वाला अंक 5 या 5 से बड़ा हो, 5 या 5 से बड़ा हो, 5 से बड़ा हो, तो क्या होगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा 1। तो यहाँ पे जो हटेगा तो यहाँ पर, और सिंपल सी बात है, आप 6.4 है, 6.4 किसके बीच है, 4 और 5 के बीच है, 4 और 5 के बीच है। तो आप कहाँ जाना पसंद करोगे, देखो इस पे जाने के लिए आपको 0.6 कदम पीछे जाना पड़ेगा, इस पर जाने के लिए आपको 0.4 कदम आगे जाना पड़ेगा। तो जहाँ नज़दीक पड़ता वहीं जाओगे आप। तो यहाँ पर हमेशा क्या जाते हैं, आप नज़दीक की तरफ जाते हैं, इसलिए इसका आंसर 5 राइट आंसर हो जाएगा। 4.65 को अपन 5 कह सकते हैं। तो आपका यहाँ पर बी ऑप्शन देखो राइट हो जाता है। ठीक है, 4.65 को हमने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। बिल्कुल लिख सकते, क्योंकि हम 5 की तरफ ज़्यादा नज़दीक हैं। जिस तरफ हम नज़दीक होगा हमें उस तरफ हम जाएंगे। ठीक है ना, जिस तरफ हमें नज़दीक पड़ेगा उस संख्या की तरफ हम चले जाएंगे। 4 की तरफ जाने में हमें 0.6 चलने को पड़ेगा, 5 की तरफ जाने में हमें 0.4 चलने को पड़ेगा, इसलिए हम 5 की तरफ चले जाते हैं और बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अपन लोग करते हैं 55 नंबर का प्रश्न है, इसको पहले पढ़ो। 55 नंबर के प्रश्न को आपको पहले पढ़ना बढ़िया से। एक दुकानदार 19 वस्तु बेचकर प्रत्येक वस्तु के हिसाब से ₹16 का लाभ कमाता है। कहने का मतलब 19 वस्तु बेचता है और प्रत्येक वस्तु पर 16 रुपये का लाभ होता है। यदि वह एक वस्तु और बेचता है तो उसे प्रत्येक वस्तु के हिसाब से 2 रुपये लाभ अधिक होगा। अगर एक वस्तु और बेचता है तो उसका जो हिसाब है
पहले 16 रुपये एक वस्तु पे कमाता था, अब 2 रुपये बढ़ जाएगा, मतलब एक वस्तु पर अब वो 18 रुपये कमाने लगेगा। तो दुकानदार को अंतिम बेची गई वस्तु में कितने रुपए का लाभ हुआ आपको बताना। पहली बात, वस्तु कितनी है, वस्तु कितनी है, टोटल वस्तु है आपकी 19, और लाभ कितना होता है, प्रत्येक वस्तु पर लाभ कितना है, प्रत्येक वस्तु पर लाभ है आपका कितना, 16 रुपये है। कितना लाभ है, 16 रुपये है, ठीक है ना। प्रत्येक वस्तु पर आपका 16 रुपये लाभ है। तो यहाँ पर एक देखो, प्रत्येक मतलब एक वस्तु पर 16 रुपये लाभ है, 16 रुपये है, तो 19 वस्तु पे कितना हो जाएगा, 19 वस्तु पर लाभ, 19 वस्तु का लाभ, 19 वस्तु का लाभ कितना हो जाएगा, गुणा कर दोगे आप, 19 गुणे 16 करोगे तो 16 नंबर 144 की 4 हासिल किया 14, 16 कम 16 और 14 हो गए आपके 30, तो 304 रुपये टोटल लाभ हो गया इसका 19 वस्तु का। 19 वस्तु को बेचता है तो एक वस्तु पर यदि 16 का लाभ होता है तो 19 वस्तु पर 304 का लाभ होगा, समझ रहे ना। प्रत्येक वस्तु मतलब एक वस्तु पर 16 रुपये का लाभ होता है, तो 19 वस्तु पर 19 गुणे 16 304 रुपये का लाभ होगा। अब जी क्या कहता है, जी कहता है यार कि यदि वह क्या है, यदि वह एक वस्तु और बेचता है 19 के बदले अब वस्तु एक ज़्यादा कर लेता है, मतलब 19 में एक वस्तु प्लस कर लेगा तो वस्तु 20 हो जाएंगी, 20 वस्तु को बेचता है तो लाभ क्या होता है, तो उसे प्रत्येक वस्तु के हिसाब से रुपये 2 अधिक का लाभ हुआ, तो 2 रुपये लाभ बढ़ जाता है, तो प्रत्येक वस्तु पर लाभ भी बदल गया, प्रत्येक वस्तु पर लाभ क्या हो गया, वस्तु पर लाभ कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 रुपये हो गया लाभ। देखो अब तो पहले देखो 16 रुपये था एक वस्तु का लाभ, अब 18 रुपये हो गया, पहले 19 वस्तु थी अब 20 वस्तु हो गई, तो टोटल 20 वस्तु का लाभ कितना हो जाएगा, टोटल 20 वस्तु का लाभ हो जाएगा आपका, सीधा करो आप 20 गुणे 18, तो 18 दूनी 36, 360 रुपये, 360 रुपये हो जाएगा 20 वस्तु का लाभ। देखो 19 वस्तु का लाभ 304 रुपये हो और एक वस्तु और आ गई तो कितना लाभ हो गया 360। एक वस्तु के आने से लाभ में देखो कितनी की वृद्धि हुई है, उस वही पूछा कि अंतिम बेची गई वस्तु में कितने रुपए का लाभ हुआ, तो जो यहाँ पे जो वृद्धि हुई है, जो अंतिम वस्तु को बेचने से लाभ प्राप्त हुआ वही वृद्धि यहाँ पे हुई है। 360 से आप माइनस कर दोगे 304 को, तो आपका यहाँ पे निकल के आएगा 56 रुपये। कितना आता है निकल के, 56 रुपये यहाँ पे निकल के आता है, जो आपका ए ऑप्शन राइट है। ओके, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाता है। बात समझ में आई, देखो बहुत अच्छा सवाल रहा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका 55 नंबर का सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, एक बात का ध्यान रखें लाइक तो करना ही करना है, अगर आप लोग नए हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना। देखते हैं 56 नंबर का सवाल। तो यहाँ पर आप लोग 56 नंबर का सवाल देखें। 1 माइनस 0.02 पुस्तक बंद फिर 0.01 का मान बताना है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे गुणा का साइन हुआ, ठीक है ना। जहाँ ब्रैकेट हो और उसके पीछे कुछ ना हो तो वहाँ पर गुणा का साइन यहाँ पर आ जाएगा। तो 1 से पहले इसको घटाना फिर इसका मल्टी करना। 1 से घटाने का तरीका देखो क्या होता है, यहाँ दशमलव लगा लो, मैंने बताया था दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना मैंने आपको सिखाया है, और मेरी क्लासें आप देख सकते हैं, दशमलव संख्याओं की स्पेशल क्लासें डली हैं। तो यहाँ एक में कोई कुछ नहीं है, दशमलव नहीं तो दशमलव लगा लिया, फिर इसका दशमलव मैंने उठा के यहाँ रखा, राइट की तरफ 0.2 लिखा तो मैंने 0.2 लिख दिया, लेफ्ट की तरफ 0 लिखा तो मैंने 0 लिखा। फिर मैं इसको भी घटा लेता हूँ, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है घटाने के लिए, तो यहाँ पे 0 बना लो। 10 में से 2 गया 8 बचा आपका, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ पर आपका 0 बचेगा, जो 0.98 आता है। इसको मैंने छोटे कोष्टक को हल किया तो 0.98 आ जाता है। इसका मैं मल्टी करूँगा 0.1 से, तो कुछ ना करो 98 का मल्टी 1 में करोगे तो आपका 98 ही आएगा। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक हैं और प्लस यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, तो टोटल 3 अंक के बाद दशमलव के बाद टोटल 3 अंक होने चाहिए, तो 1 2 यहाँ पर 3 इस तरीके से ये आपका राइट आंसर हो जाता है। देखो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मैच करता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट है, ठीक है ना। तो ये रहा है आपका कौन सा 56 नंबर का सवाल। देखो बहुत आसान, पहले हमने छोटे कोष्टक को 1 से 0.02 को घटाया तो 0.98 आ गया, फिर मैंने 0.98 का मल्टी कर दिया 0.1 से तो आपका 0.098 आ गया। ओके, नेक्स्ट देखो 57 नंबर का जो सवाल है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, इसको केवल पढ़ना है और बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, तो एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, बिल्कुल सत्य है।
एक दुनिया की हर संख्या का गुणनखंड होता है, तो पहला तो सत्य, ये कहता है सही नहीं। अच्छा आगे बढ़ते, प्रत्येक संख्या का गुणज उन उसका और किसी प्राकृतिक संख्या गुणनफल होता है, बिल्कुल सत्य बात है। प्रत्येक संख्या का जो गुणज होता है वो उसका स्वयं का और किसी न किसी संख्या का गुणनफल होता है। जैसे मैं 5 की बात करूं तो 5 का गुणज 5 गुणे 1 गुणे 5 करोगे, 2 गुणे 5 करोगे तो आपके गुणज निकलते जाएंगे। तो किसी न किसी प्राकृतिक संख्या का गुणज तो है ही है, स्वयं संख्या और किसी न किसी प्राकृतिक संख्या का गुणज होता है। दूसरा ऑप्शन भी सत्य है। ओके, प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती, बिल्कुल निश्चित होती है। प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती, बिल्कुल सही बात है। मैं आपसे कह दूं 6 के कितने गुणनखंड है, तो 1 2 3 और 6, इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल कन्फर्म है कि 6 के केवल 4 गुणनखंड होंगे। बात है समझिए, तो इस तरीके से तीसरा ऑप्शन भी सत्य है। अब डी ऑप्शन, एक प्रत्येक संख्या गुणज है, बिल्कुल नहीं, एक प्रत्येक संख्या का गुणज नहीं है, एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, ना कि गुणज होता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो सही नहीं है वो हमें बताना था। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको देखो 58 नंबर का, निम्न आरेख एक विद्यार्थी का 5 में से 4 विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाता है। हाँ, एक विद्यार्थी है जिसने 5 विषय के पेपर दिए हैं, लेकिन 4 विषय के अंक इस ग्राफ में बताए गए हैं। 1 2 3 4, हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान, है ना, 4 विषय के अंक बताए गए हैं। इसमें लिखा भी निम्न आरेख एक विद्यार्थी का 5 में से 4 विषयों के प्राप्त अंकों को दर्शाता है। यदि विद्यार्थी ने कुल 175 अंक प्राप्त किए तो उसे 5वें विषय में कितने अंक मिले। कहने का मतलब 5 विषय के नंबर कितने हैं, पांचों विषय के नंबर उसके 175 हैं। आपको बताना है कि जो 5वां विषय उसमें कितने नंबर है। मान लो वो 5 विषय क्या हैं, देखो इसमें हिंदी अंग्रेजी गणित विज्ञान है, 4 तो ये हो गए। अब हम क्या करेंगे, 5 विषय के नंबरों में से इन 4 विषय का अगर जोड़ घटा देंगे तो आपका 5वें विषय का पता चल जाएगा। पहले पता करते, हिंदी में कितना है अपना, हिंदी में है अपना कितना 40 नंबर है। फिर आपका अंग्रेजी में कितना है, अंग्रेजी में आपका 30 नंबर है, इंग्लिश में आपका 30 नंबर है। गणित में कितना, मैथ में आपका 20 नंबर है। ठीक है ना। फिर आपका विज्ञान में, साइंस में कितना है, साइंस में आपका 50 नंबर है। यहाँ पे इसको अपन लोग क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं पूरे 4 विषय के नंबर। 0 का 0 हो जाएगा, 4 3 7 2 9 5 14, 140 नंबर होता है। कितना होता है टोटल 4 विषय का 140 होता है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम पांचों विषय के नंबर में से इस 4 विषय के नंबर घटा देते हैं तो आपको आंसर मिल जाना चाहिए 5वें विषय के अंक। ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 विषय के जो नंबर हैं बराबर कितने हैं, 140 हैं। इनको हम लोग माइनस कर लेंगे, 5 में से 4 गए, 1 विषय बचा, लास्ट का विषय था। यहाँ पे बचेगा 5 का 5 और 4 में से 7 में से 4 गए 3, यहाँ 0, तो 35 नंबर है। कितना आ गया आपका 35 नंबर। देखो ऑप्शन क्या, ए ऑप्शन आपका राइट है। देखो यहाँ पर ओके 35 नंबर उसके आए हुए। ठीक है ना। मैंने 5 विषय के नंबर में से 4 विषय के नंबर घटा दिए तो 5वें विषय के नंबर मुझे प्राप्त हो जाते हैं। ये रहा है आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है। देखो इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपल सा सवाल है। उसमें ये कहा है कि नीचे दिए गए कोण का मान क्या है। तो ये क्या, देखो सरल कोण नहीं बना है। मैंने बताया था जब किसी रेखा पर जो कोण बनता है इसे 180 डिग्री का एंगल होता है, जिसे हम सरल कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका मान कितना होगा, 180 होगा। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। ठीक है ना। ये रहा है आपका अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको भाग करना है भैया। क्या करना है, भाग करना है। चलो मैं इसको करके दिखाता हूँ। भाग करना है आपको कितने का, 182 का 1547 में। तो 182 भागे 1547 मुझे भाग करना है और देखूंगा कौन सा दशमलव मान होगा, है ना। तो 100 देखो पहले मैं करूंगा काय का, 182 का 154 में तो जाता नहीं है, या अब फिर मैं क्या करूंगा, सीधा 18 का 154 में टेबल पढ़ूंगा। तो 18 नंबर तो हो जाएगा तुम्हारा वहाँ पर 172, तो 18 8 144 है ना। हाँ 8 बार लगभग जाएगा। चलो ठीक है, देखता हूँ मैं। 8 दूनी 16, पीछे हासिल की 1, 8 8 64 और 1 65 है ना। और 8 1 कम 8 और 6 है ना, 8 और 6 14, तो 1456 आता है यहाँ पे। 7 में से 6 गई 1, 14 में से 5 गई यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 0 91 बचा है ना।
अब यहाँ पे देखो 8 किसमें है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, ए और डी तो गलत है, ठीक है। और कर लेते, थोड़ा यहाँ दशमलव रख लेते हैं। अब करेंगे 18 पंचे 90, देखते हैं 5 बार में होता है कहीं, दशमलव लगा लो, अपने से शून्य रखा ना दशमलव, तो 5 बार में देखते हैं। 8 दो 5 दूनी 10 का शून्य, और 5 अट्ठे 40, 1 41 हासिल की 4, 5 एकम 5 4 9, बिल्कुल राइट आया है ना, बिल्कुल एकदम फिक्स आया 0। तो 8.5 आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। मैंने यहाँ पर भाग किया है ना, 182 का 1547 में यहाँ पर देखो स्पष्ट रूप से मैंने भाग किया है, और आपका यहाँ पर राइट आंसर आ चुका है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो गाइज हम लोगों ने यहाँ पर देखा है मॉडल पेपर डी के, आप लोगों ने यहाँ पर 51 से 60 तक के जो प्रश्न थे वो सारे प्रश्न बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्लीज़ देखो, वीडियो में बहुत मेहनत होती है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए चैनल बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और जवाहर नवोदय विद्यालय की तो खासकर मैं बहुत स्पेशल चीज़ें चलाता हूँ, और जो एकदम निःशुल्क होती हैं, ठीक है ना। तो शेयर करना है दोस्तों में वीडियो को, है ना, तुरंत अभी आप कम से कम 10 लोगों में शेयर करो प्लीज़, ठीक है ना। आपका सपोर्ट मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है ना। तो चलते हैं, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। ओके, धन्यवाद।